हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो आपके यूजी के ऑल कोर्स के स्टूडेंट हैं जिनके पास आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर फर्स्ट में हिंदी रंगमंच, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये यहाँ पर हमने जो यूनिट आपकी फर्स्ट है उसका जो चैप्टर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने ले रखा है। तो क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो क्लास फर्स्ट में हमने इस क्वेश्चन का आंसर करा दिया एंड सेकंड में इस क्वेश्चन का ये थर्ड है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आप लिख सकते हैं, 100% आपके पेपर में जरूर आएंगे, क्योंकि ये आपकी यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड है। एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है कि बनता ही बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का आंसर है हम आपको बताते चलिए। तो ये देख सकते हैं क्लासेस आपके थर्ड है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा जो पारंपरिक रंगमंच की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। आपसे प्रवृत्तियां पूछे तो यही आंसर लिखना है जो अभी हम आपको बताने जाए। तो देखिए, पारंपरिक नाटक परंपरा प्रधानता मौखिक सहित रही है और इसलिए उसके आलेख सुरक्षित नहीं रह सके, परंतु फिर भी अभिव्यक्ति की विभिन्नता, संपन्नता और परिणाम के दृष्टि से बहुत समृद्ध है। तो आपको पता है जो पारंपरिक नाटक होते हैं मौखिक मतलब मुंह के जरिए वो उसको रचे जाते थे, उसे बोले जाते थे, उसे दिखाया जाता था। उसका जो आलेख होता है ना, जैसे कि लिखा हुआ आप डाटा कहते हैं, वो सब सुरक्षित नहीं है किसके जरिए। और इसमें ना कुछ अभिव्यक्ति की जो विभिन्नताएं होती है संपदा परिणाम की दृष्टि से ये समृद्ध है, मतलब इसको भी बनाया जा सकता है, रखा है। अधिकतर यह माना जाता है कि पारंपरिक नाटक एक रूपहीन कृत्य होती है और उनकी रचना में के कोई नियम और व्यवहार नहीं होते, परंतु भारतीय पारंपरिक रंगमंच में ऐसी बात नहीं है। तो कुछ अधिकतर ये मानते हैं ना कि जो पारंपरिक नाटक होते हैं उसमें कुछ रूपहीन होती है, कुछ कृतियाँ होती है और उसकी जो रचना और नियम होते हैं ना उसमें कुछ भी नहीं होते, उसमें व्यवहार नहीं होते। लेकिन जो भारतीय परंपरा है ना, रंगमंच में ऐसी बातें नहीं है, उसमें नियम कानून सभी होते हैं, परंपरा भी होती है। युगों से चले आने वाली पारंपरिक नाटक रूपों में सुनिश्चित नियम और रूढ़ियां है और अलग-अलग प्रदेशों तथा शैलियों के नाटक रूपों में कुछ प्रवृत्तियां सम्मान है। तो आपको पता है जो पुराने समय से चली आ रही है उस नाटक रूपों में कुछ परंपराएं भी होती है, कुछ रूढ़ियां भी होती है, कुछ नियम कानून भी होते हैं, सभी अलग-अलग भी होते हैं, तो कुछ सेम भी होती है प्रदेशों में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। इसी टाइप से जो ये लिखा है ब्लू कलर से, फिर एक्सप्लेन करना है कथा नायक और विषय वस्तु। तो इसके 3 पॉइंट होते हैं। देखिए, पारंपरिक रंगमंच में 3 प्रकार की कथा वस्तु मिलती है। ये 3 प्रकार की। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है जो पत्रों का संवाद, मतलब कि जो पत्र लिखे जाते हैं उसके बारे में आपको पता चलता है। सेकंड है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप यथार्थ जीवन के को प्रदर्शित करने वाली कथा में। तो आपको पता है जो सामाजिक आर्थिक आपकी परिस्थितियाँ होती है, जो भी आपके जीवन को संबोधित करती है, आपके जीवन के बारे में कुछ बताती है या कुछ सिखाती है, ये सभी। एंड थर्ड है प्रेस की परंपरा संघ और संगीत में विशेषकर विकसित हुई है। तो प्रेस का मतलब क्या होता है, जो मीडिया होती है, जो मीडिया के जरिए संगीत और जो संघ होते हैं उसका विकसित होना, उसका विकास करना। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है वो देखते हैं। तो जो आपका सेकंड पॉइंट है संवाद और भाषा शैली, तो इसे देखिए, पारंपरिक नाटक रूपों में संवादों का स्वरूप और उसका नाटक परियोजना पात्रों का परिचय देने अथवा दृश्य वर्णन करने में का भी होता है। संस्कृत नाटक में भी ये रूढ़ी देखने को मिलती है। तो जो आपको पारंपरिक होती है, जो आपके नाटक रूप होते हैं, संवाद होते हैं, उसका स्वरूप ना देखो एक परिचय देने में तथा दृश्य वर्णन करने में ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो संस्कृत के जो नाटक होते हैं ना उसमें भी जो रूढ़ी होती है, जैसे कि कह सकते हैं रूढ़ी परंपराएं चली आती है, थोड़ा कठोर परंपरा होती है, वो सभी भी दिखाई देते हैं, वो मिलते हैं। बहुत से पात्र रंगमंच के बाहर घटी घटनाओं का परिचय देते हैं। जो पात्र मतलब होते हैं, जो वहाँ के नाटक के कलाकार होते हैं, रंगमंच में जो जो बाहर घटित होती है कोई भी परिचय, उन सभी के बारे में बताते हैं। संवाद पाद्य और गद्य दोनों में ही होते हैं और लोक गीतों की धुन में भी संवाद की दृष्टि से एक अन्य विशेषता यह है कि नाटक के अनेक कथा स्थितियों में पात्र अकेला मंच पर छोड़ दिया जाता है और लंबे स्वागत कथन प्रस्तुत करता है। जो पात्र होता है, जो ये अकेला एक मंच पर उसे भेज दिया जाता है और वो अपने स्वागत के लिए अपने कार्यक्रम को दिखाता है और प्रस्तुत करता है, अपनी जो जो उसको बताना होता है। पारंपरिक नाटक में संवादों की शुद्धता और सही सही दोहराने पर बहुत जोर दिया जाता है। कभी वे संवाद लिखे होते ही नहीं, अभिनेता स्वयं घटना और के अनुसार संवादों की रचना कर लेता है, अर्थात लिखे संवादों के परिवर्तन कर देता है। पारंपरिक नाटक रूप में क्षेत्रीय भाषाओं में उपयुक्त किए जाते हैं।
तो आपको पता है कि जो पारंपरिक नाटक होते हैं संवाद मतलब जो लिखे जाते हैं ना एकदम सही तरीके से और एकदम शुद्ध लिखने चाहिए। और कुछ ऐसा होता है ना कहीं कि लिखे ही नहीं जाते, तो उसमें ऐसा क्या होता है, तो जो अभिनेता होता है जो नाटक की जो घटनाओं के बारे में वो खुद से बना के अच्छे वर्ड को यूज करके और उसे बता सकता है कि सामने, और उसके बारे में उसके परिवर्तन कर सकता है, उसमें कुछ चेंजिंग कर सकता है और वो अपनी भाषा को पुष्टि कर सकता है। परंतु भाषा में सहज गुण होता है और संगीत के साथ मिलकर और प्रभावशाली बन जाता है, और उसमें एकदम सरल जो गुण होता है और जो संगीत के साथ मिलकर एकदम प्रभावशाली बन जाता है। ठीक है। जो आपका थर्ड पॉइंट है, नाटक लेख सभी क्षेत्रों जनपदों की पारंपरिक नाटक शैली में अभिनय परक दृश्य गान और एकालिपि कथाओं की प्रचुरता रहती है। इन नाटक रूपों का पाठ्य अंश बिल्कुल सुनिश्चित और स्थिर नहीं होता। लिखित पाठ्य का प्रयोग करने पर भी उनको बदलते जाना एक स्वाभाविक सी बात है। पात्र सदा लिखित पाठ्य में बंधे नहीं रहते, बोलते समय उन्हें जो बात सूझती है उनका उल्लेख कर देते। दर्शकों की रुचि और रुझान देखते हुए भी नाटक में रूप में छोटे-बड़े कर दिए जाते हैं। तो आपको पता है कि जो नाटक लेख होता है, जिसमें वो लिखे जाते हैं कुछ वर्ड, ठीक है? उसे जब वहाँ पर जाके मंच पर आप उसका प्रयोग करते हैं, आप उसे सुनाने जाते हैं, आप भाषण देने जाते हैं, तो कुछ उसमें चेंजिंग भी कर देते हैं। जितना आपको याद रहता है, उसमें बता देते हैं। अगर लोगों की जो रुचि है, जो रुझान है, आप उसको देख के उसको छोटे-बड़े कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लोग ज़्यादा उसे आनंद लेके देख रहा है, तो आप उसे बड़ा कर सकते हैं। अगर लोगों की रुचि नहीं है तो उसे आप छोटे करके जल्दी से उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो आपका 4 पॉइंट है, संगीत और नृत्य का प्रयोग। पारंपरिक रंगमंच में गायन भाव प्रकट करने का मुख्य साधन है। गद्य संवादों का प्रयोग होता है तो है, परंतु गद्य संवाद एक गीतों की प्रधानता होती है। किसी किसी में अलंकार के लिए तालबद्ध गतिविधान अहम, कभी कभी तो विशेष शास्त्रीय शैलियों के नृत्य का प्रयोग भी होता है। तो आपको पता है जो संगीत और नृत्य का प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है, तो जो लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए जो पारंपरिक रंगमंच होते हैं उसमें गाने के लिए उसका किया जाता है। जो कभी कभी तो उसमें अलंकारों का भी प्रयोग कर सकते हैं। संगीत लगभग सभी पारंपरिक नाटक रूपों का एक प्रमुख अंग है और संगीत के द्वारा ही सभी जो नाटक का रूप माना जाता है। देख लीजिए, कुछ नाटक रूपों में संगीत के साथ नृत्य का भी प्रयोग होता है। कुछ नाटक रूपों में जहाँ पर आप नाटक दिखाते हो वहाँ पर जो संगीत का प्रयोग करते हैं उसके साथ-साथ आप नृत्य मतलब नाच गाने का भी प्रयोग करते हैं। रास लीला ने नृत्य टुकड़ों उत्तर भारत के शास्त्रीय कथा नृत्य शैली का पूर्व रूप माने जाते हैं। जो नृत्य होते हैं वो टुकड़े कहाँ से लिए जाते हैं, जो उत्तर भारत है वहाँ के जो शास्त्रीय कथन है वहाँ से ये शैली को लिया गया है। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, गायक मतलब जो गाना गाते हैं उस टाइप से। लगभग सभी नाटक रूपों में एक गायन मंडली होती है। गायन मंडली मतलब जो गाने वाले, सॉन्ग गाने वाले। पात्रों के संवाद गायन के अतिरिक्त ये सूत्रधार के साथ कथा गायन में भी योग देता है। इनके अतिरिक्त सामूहिक गान की सामाजिक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, और जो सामूहिक गायक मतलब समूह में रहकर जो गाने प्रस्तुत किए जाते हैं समाज को। गायक कभी-कभी छोटी-मोटी भूमिका भी करते हैं, जैसे रासलीला में सामाजिकों में कोई उठकर दुपट्टा ओढ़कर यशोदा की भूमिका के दो एक संवाद बोल देता है। तो आपको पता है जो गायक होते हैं, जो गाना गाने वाले कभी-कभी छोटे-मोटे जो भूमिका भी अदा कर सकते हैं, जैसे कि यशोदा माँ है उनके जो 2-4 वर्ड बोल देता है अपने सर पर दुपट्टा लेके सामने आके। और इसी टाइप से आपको इसके अंदर यही बताना है कि जो वहाँ पर वो गाने के मंच होते हैं और वहाँ पर वो जाके बैठते अपने गाने को गाते अपनी भूमिका अदा करते हैं। जो आपका 6 पॉइंट है, पात्र और चरित्र चित्रण। पारंपरिक नाटक की एक विशेषता उसी बहुपरियोजना जन्मी पात्र कल्पना है। इस नाटकों में एक ही पात्र कई तरह के रूप लेता है। मतलब जो वहाँ का ये नाटक दिखाया जाता है एक पात्र मतलब एक जो व्यक्ति होता है ना कई तरह के अलग-अलग जो रूपों के रूप में वो नाटक को प्रस्तुत करता है। कभी किसी विशेष भूमिका वाले पात्र बन जाते हैं तो कवि दर्शकों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी स्थितियों पर टिप्पणी करते हुए प्रदर्शन और दर्शकों के पारस्परिक संबंध को गहरा बना देते हैं। तो कुछ अलग-अलग टाइप के बन जाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, जो दर्शक होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको पात्र संबोधित करते हैं। जो तो जो आपका 7 पॉइंट है, अधिकतर पारंपरिक नाटक रूपों में अभिनय शैलीबद्ध होते हैं और गीतिया नाटक मूल्य अभिनय की यह विशेष शैली बनकर
नाटकों में मिलते हैं, तो जो गाने गाते हैं वो सब मिलके कहाँ मिलते हैं, जो सब नाटक में जाके मिल जाते हैं। और जो आपका 8 पॉइंट है मंच विधान, मतलब जो मंच पर जो प्रोग्राम होते हैं, भा पारंपरिक रंगमंच की पुष्टि अधिकतर खुले मंचों पर होती है और कभी-कभी मंदिरों के पास लगे हुए स्थानों में अथवा मेले तमाशे में, शामियानों में मंच बना लिए जाते हैं। तो आपको पता है जो पारंपरिक वो जो रंगमंच होती है, जो उसके जो मंच कहाँ पर खुले जाते हैं, तो खुले मैदान में या मंदिरों के आसपास, या जो आप कह सकते हैं मेले में या तमाशों में, वहाँ पर सभी देखने को मिलते हैं, वहाँ बने रहते हैं। कभी तो सड़क पर या ग्राम पंचायत घर में नाटक पुष्टि करते हैं। कभी कभी तो आप घर में भी देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं जो आपके सड़क पर जो रासलीला कराई जाती है, कुछ नाटक दिखाए जाते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए आपको चीज़ें दिखाई जाती है सर्कल बना के। कुछ नाटक रूप जैसे आंकड़े नट या रामलीला के मंचों को अपनी विशेषता होती है। कुछ तो मंच के लिए करते हैं, कुछ नाटक के लिए करते हैं, कुछ रामलीला मंच कर तैयार करते हैं। मंच पर दृश्य सज्जा की सामग्री कम से कम होती है। कुछ छोटे-छोटे उपकरण मात्र होते हैं जिन्हें उठाने रखने का काम पात्र स्वयं कर लेता है। और जो मंच का सजाने का काम भी होता है, उनकी सामग्री भी वो कम का प्रयोग किया जाता है। और जो छोटे-मोटे जो उपकरण होते हैं ना, उनको जो वहाँ के जो प्रयोग में लाए जाते हैं, जो वहाँ के पात्र होते हैं, वही उसे देख-रेख कर लेते हैं, उनके कामों को ठीक कर लेते हैं। 9 पॉइंट है मंच कभी एक ऊंचा चबूतरा होता है। जो मंच होता है ना, तो एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है। तो देखिए, जैसे नौटंकी का रंग स्थल जैसे भवैया में, और कभी ऊंचे धारत का रंगमंच जैसे मंच में, इन सभी नाटक रूपों में रामलीला का रंग स्थल अपनी विशेषता रखता है, क्योंकि वह बहुल स्तरीय मंच रंगमंच है। पारंपरिक रंगमंच में सबसे अधिक रूपों में प्रस्तुत होने वाली रंगमंच प्रणाली प्लेटफॉर्म स्टेज का चबूतरा मंच ही है, जिसमें सामने या 3 और दर्शक बैठते हैं। तो आपको मंच तो पता ही होगा अच्छी खासी, कि जैसे कि आपको यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, तो यहाँ पर जो सामने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर भी बैठे हैं और यहाँ पर भी बैठे हैं, तीनों साइड से बैठे हैं। और यहाँ से पीछे के साइड से जो लोग होते हैं, जो यहाँ पर प्रोग्राम दिखा रहे हैं, ये यहाँ से एंट्री लेते हैं। तो यही आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो कभी-कभी केवल सजावट के विचार में कुछ नाटकों में एक पिछला पर्दा टांग दिया जाता है। तो आपको पता है जो पीछे का हमने हिस्सा बताया, यहाँ से जो एंट्री लेते हैं यहाँ पर टांग दिया जाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं ना, अपने सजते हैं, मेकअप वोकअप करते हैं, अपना जो भी एक्टर करते हैं उस सब के बारे में। रासलीला में कृष्णा राधा में संयुक्त रूप से की झांकी प्रस्तुत करते समय नाटक के अंत में इसी आगरपट्टी का प्रयोग होता है, और पर्दों के पीछे राधा कृष्णा संयुक्त मुद्रा में और उनके दुपट्टों को पकड़कर सखिया नृत्य मुद्रा में खड़े हो जाते। तो आपको पता है जो रामलीला आप देखते हैं, तो राधा कृष्णा जो पीछे से एक झांकी लेके आते हैं, और वहां पर जो दुपट्टे ओढ़ के उनके जो पीछे कलाकार होते हैं वो सब खड़े रहते हैं। आरती परंपरा होती है, बाहर अपना एक हाथ निकालते हैं और फिर पाँव, फिर थोड़ा-सा सिर, फिर किरट, और अंत में पूरा दर्शक के सामने आते हैं। तो आपको पता है कहीं भी आप नाटक देखेंगे, पहले अपने पैर निकालेंगे, हाथ निकालेंगे। जैसे एक कैमरे की भूमिका होती है ना, उसी टाइप से यहाँ लिखने की हल्की-हल्की जो आपको नीचे से ऊपर जो आपके शरीर पर कैमरा फ़ोकस करता है, उसी टाइप से यहाँ सामने आ जाते हैं दर्शकों के। तो आपको समझ में आ गया। 10 पॉइंट आपका 10 पॉइंट जो आपका है वेशभूषा, मतलब वेशभूषा में क्या, जो आपके जो रामलीला के जो लोग होते हैं, उनके जो मेकअप होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, उनके मुकुट होते हैं, उन सब के बारे में बताना है कि किस टाइप से वो सजे होते हैं, कलाकार होते हैं, अलग-अलग चीज़ें बनाई जाती है। देखिए, विभिन्न पारंपरिक नाटक रूपों में इन संबंध में बड़ी विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता होती है सब में, परंतु एक बात उसमें सम्मान है, सभी की वेशभूषा में वस्त्रों के तेज चटकीले रंग, चमकदार भरी मुकुट और लंबे चौड़े मेघलाले करमबंद और भर्ती-भांति के मुकुट का प्रयोग होता है। और इनको पता है नए रंग-बिरंगे के जो कपड़े पहनाए जाते हैं, मुकुट पहनाया जाता है, जो वेशभूषा के पहनाया जाता है, और ये एकदम चमक-धमक वाले और जो एकदम सुंदर दिखते हैं मुकुट, उनका प्रयोग किया जाता है लंबे चौड़े। ठीक है। रामलीला और रासलीला नाटकों के राम और कृष्णा तथा नौटंकी के महाराजा, भवैया के मुगल सरदार सब एक ही तरह के
मुगल तकनीकी चौगे पहनते हैं। कभी-कभी पात्रों के चरित्र के हिसाब से वेशभूषा का रंग निर्धारित होता है, जैसे रामलीला में राक्षसों की काली पोशाक। आपको पता है जो रामलीला में राक्षस का प्रयोग करते हैं, जो राक्षस का रोल निभाते हैं, उसको काली पोशाक पहनाई जाती है। तो उनके जो भी वो एक्टर होते हैं, उनके जो भी उनके कार्यक्रम को अकॉर्डिंग उनको कपड़े दिए जाते हैं। जैसे कृष्णा कोई बनेगा तो उन्हें पीला वस्त्र पहनाया जाता है, राधा को लाल कपड़े पहनाए जाते हैं, तो जो राक्षस का प्रयोग करता है, उसे काला कपड़ा पहनाया जाता है। अधिकतर नाटक रूपों में पुरुष स्त्रियों का अभिनय करते हैं। पुरुषों को स्त्री सजा देने में विशेष सावधानी नहीं बरती जाती। कभी-कभी तो घूंघट में मूंछ छिपाकर शेष प्रावधान स्त्री की तरह कर दिया जाता है और समुच्चय प्रदर्शन में पात्र अपना घूंघट ही नहीं उठाते, जैसे रामलीला, यशोदा आदि के अभिनय में। तो आपको पता है कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो स्त्री का रोल करते हैं और घूंघट लेके जो सामने आते हैं और वो सावधानियां बरतते हैं और अपने जो मूंछ छुपाकर घूंघट में रहते हैं और वो अपना पूरे जो कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, उसमें अपना कहीं भी फेस नहीं दिखाते हैं और अपने घूंघट को नहीं उठाते हैं। जो रासलीला में किसी ने यशोदा मैया का जो रोल निभा दिया, तो वो अपना इसी टाइप से मुँह छुपा कर रहते हैं। देश भर के लगभग सभी पारंपरिक नाटक रूपों के मुखौटों का प्रयोग होता है और जो मुखौटे होते हैं, आपको पता है जो राम के मुखौटे होते हैं, जो आप अलग-अलग कलाकारें होते हैं, जैसे उनके सभी के मुखौटे पहन के उनका प्रयोग किया जाता है। अधिकतर पात्र देवता अथवा राक्षस मुकुट लगाते हैं, जो भी होते हैं राक्षस का मुकुट लगाते हैं। अगर किसी ने रावण का प्रयोग किया, रावण के कार्यक्रम का पार्टिसिपेट लिया, तो उस रावण का मुकुट उसे पहनना होता है। मुखौटा का निर्माण उसी आचरण में होता है जहाँ वह नाटक रूप होता है। मुखौटे बड़े ही कलात्मक रंग विभिन्नता के लिए हुए और आकर्षण होते हैं और उसमें विभिन्नताएं भी होती है और एक आकर्षण रूप में भी देखा जा सकता है उसे मुखौटे को जो पहनते हैं। तो अगर राम का है तो राम जैसा फेस बनाया जाएगा, अगर वही राक्षस का प्रयोग होता है तो राक्षस जैसा रावण का फेस बनाया जाएगा। इसी टाइप से वहाँ पर ना विभिन्नता होती है। आपको इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो क्वेश्चन में जो आपको आंसर ये लिखना है कि आप नाटक देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, अगर आप कहीं भी रामायण, रासलीला ये सब देखते हैं तो वहाँ पर जो भी लोग प्रयोग करते हैं, मंच पर जाते हैं, जो वेशभूषा पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, पारंपरिक तरीके से जो प्रयोग किए थे, राक्षस के अलग कपड़े होते हैं, जो अच्छे पात्र होते हैं जैसे कि राम, सीता के अलग होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो स्त्री का रोल पुरुष करते हैं तो वो घूंघट ओढ़ के आते हैं, ये सभी आपको इसमें लिखने होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट का चैप्टर सेकंड हमने कंप्लीट करा दिया 3 वीडियो के अंदर, तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।